Good morning, all of you. In previous video, we read about the human resources. देखें पिछले वीडियो में जो है हमने मानव संसाधन के बारे में बात की है। इट इज द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज ऑन द अर्थ, जो कि पृथ्वी पर जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, ये सबसे जो है महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। इट इज नॉट अ क्रिएटर, ये केवल एक निर्माता नहीं है बल्कि इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, ये एक क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन भी है। द इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑन द अर्थ देन ह्यूमन, मानव जो है पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है कि जिसको क्या किया जाता है कि जिसको बाय द एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा, बाय द ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण के द्वारा, एंड बाय द हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य के माध्यम से जो है हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम जो है मानव में जो है शिक्षा का, प्रशिक्षण का और स्वास्थ्य का अगर निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको रिटर्न में, रिप्लाई में या यूं कहूं कि रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक रिसोर्स, एक संसाधन है। और वो संसाधन क्या होगा, ह्यूमन यानी कि मानव होगा, जो क्या करेगा, जो अपनी स्किल्स के माध्यम से, अपनी दक्षताओं के माध्यम से जो है वो क्या करेगा, अदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको वो एज ए यूजफुल रिसोर्सेज है, एक उपयोगी संसाधन के रूप में ट्रांसफॉर्म करेगा यानी कि चेंज करेगा या परिवर्तित करेगा। ठीक है, ये जानकारी हमने कर ली। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने देखा एक चीज और पॉपुलेशन के बारे में भी बात की थी, जनसंख्या के बारे में भी बात की थी, और इसके बारे में बात करते हुए हमने देखा था पॉपुलेशन रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है। कि जनसंख्या क्या है, तो जनसंख्या के बारे में हमने देखा था कि लोगों की कुल संख्या, लोगों की कुल संख्या जो क्या करते हैं, जो एक स्थान विशेष पर निवास करते हैं, कब, एक समय विशेष में है, एक समय विशेष में पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में है, पर्टिकुलर प्लेस पर है, यानी कि निर्धारित स्थान पर, निश्चित स्थान पर क्या करने वाले लोग है, लिविंग द पीपल, नंबर ऑफ टोटल पीपल है, एक निर्धारित स्थान पर, एक निर्धारित समय अवधि में स्थान विशेष पर निवास करने वाले जो लोगों की संख्या होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम जनसंख्या का नाम देते हैं। ये सारी चीजें हमने कल देखी है। हमने ये भी देखा कि जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो एक क्या हो सकता है, वो एक जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है, एक सकारात्मक पक्ष हो सकता है। कब, जब हम उसमें एजुकेशन है, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर यानी कि शिक्षण, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य का क्या करें, स्वास्थ्य आदि का हम इसमें निवेश करें है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, तो जब हमको देखिए बताया जा रहा है in a reference point through which other factors are evaluated and their meaning and importance is defined है। कि हम जो अन्य तत्व हैं, अन्य जो तत्व हैं उनको हम जो है परिभाषित कर सकते हैं, उनका हम मूल्यांकन कर सकते हैं और उसके महत्व को फिर हम जान सकते हैं। कब, जब हम इन सबको पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्ट करें हैं, जनसंख्या के साथ इसको जोड़ें हैं। तो अब देखें एक चीज और जो हमारे सामने निकल कर आ रही है, एक चीज और जो हमारे सामने निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि it is essential to know that how many people live in a country है। एक पर्टिकुलर प्लेस पर, एक कंट्री में, एक देश में कितने लोग निवास करते हैं। भाई देखो हमने ये तो देख लिया कि जो जनसंख्या है वो अपने संसाधनों का प्रयोग करती है और उनको जो है उपयोगी संसाधनों के रूप में जो है विकसित करती है, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन
अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो संसाधन है इनको कितने लोग उपयोग कर रहे हैं और कितने लोग इनको जो है नहीं उपयोग कर रहे हैं। ये संसाधन हम सब लोगों के लिए क्या उपयोग जो है पर्याप्त है, इनफ है या नहीं है, इन सब के बारे में हम कब पता कर पाएंगे? भाई आज नेचुरल सी बात है, नेचुरल सी हम इनको एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये जैसे मान लो कि घर में अभी शादियों का सीजन है, ठीक है, शायद घर में शादी वगैरह होती है, जब हम हलवाई वगैरह को बुलाते हैं तो हलवाई हमसे एक ही क्वेश्चन करता है, एक ही प्रश्न करता है कि हाउ मेनी पीपल आर कम, कि कितने लोग हैं जो शादी में आ रहे हैं, लोगों की संख्या काउंट बताइए। तो हम कहते हैं कि भैया कम से कम देख लो कि 300 लोग तो हो ही जाएंगे। देन फिर वो क्या करता है कि इन पर्सन्स की अरेंजमेंट के लिए वो आपको जो है सामान लिखवाता है कि भाई अगर इतने लोग हैं तो आप इतना 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 जो है अपना मटेरियल लेकर आ जाइए, इनफ हो जाएगा, काम हो जाएगा है। तो अब देखिए कि जब यहाँ पर इन लोगों के लिए ये चीज हो रही है, इन लोगों के लिए ये चीज हो रही है, तो या तो फिर इंडिया जैसी कंट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं, भारत जैसे राष्ट्र के बारे में हम बात करते हैं, तो क्या उनके लिए इस तरीके का कुछ साधन है कि भाई हमारे यहाँ पर कितने लोग निवास करते हैं, हाउ मेनी पीपल्स live in a country, where and how do they live, है कि वो कहाँ रहते हैं और वह क्या करते हैं, why is their number increasing and what all are their characteristics, है why their number increasing, कि उनकी संख्या में जो है वृद्धि क्यों हो रही है और वह उनकी विशेषता क्या क्या है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए इन सभी प्रश्नों का कि भाई कौन हमारे किसी राष्ट्र में जो है जनसंख्या कितनी है और वह कहाँ निवास करती है, कैसे निवास करती है और जो है कि उनकी विशेषताएं क्या है, इन सब की जानकारी जुटाने के लिए, इन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, एक मेथड यूज में लिया जाता है, एक तरीका प्रयोग में लाया जाता है जिसे हम सेंसियस का नाम देते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसे हम जनगणना का नाम देते हैं। जनगणना है, गणना का मतलब होता है काउंटिंग, गिनती, जन का मतलब होता है पर्सन, लोग है। तो देखें कि हमने एक सिंपल सी यहाँ पर हमारा एक जो है लॉजिक निकाल लिया यहाँ पर है, जनगणना अबाउट द सेंसियस है, जनगणना के बारे में है कि जन की गणना, जन की गणना यानी लोगों की गिनती है, काउंटिंग ऑफ द पीपल, काउंटिंग ऑफ द ईच पर्सन, के प्रत्येक व्यक्ति की गिनती, ठीक है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, जनगणना कहते हैं, सेंसियस कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम जनगणना की एक इजी डेफिनेशन देखने की कोशिश करें, सेंसियस की अगर एक जो है हम इजी डेफिनेशन की बात करें, सरल परिभाषा की बात करें, then what is census? Then census is the process. Census is the process obtaining information about the nation's population. Census is the process. कि जनगणना क्या है? जनगणना एक प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? राष्ट्र की जनसंख्या की, राष्ट्र की, भाई राष्ट्र कोई भी हो सकता है, राष्ट्र कोई भी हो सकता है, नेशन कोई भी हो सकता है, और पर्टिकुलर नेशन की ही हम बात नहीं करते हैं। यहाँ पर राष्ट्र के साथ साथ में कोई जो है पर्टिकुलर स्टेट भी हो सकता है, पर्टिकुलर कोई रीजन भी हो सकता है, ठीक है, या पर्टिकुलर कोई ब्लॉक भी हो सकता है, कि कोई खंड भी हो सकता है, कोई जो है क्षेत्र भी हो सकता है, कोई जो है राज्य भी हो सकता है और कोई राष्ट्र भी हो सकता है, जिसके बारे में हम क्या करते हैं, जिसकी जनसंख्या के बारे में हम जानकारी जुटाते हैं कि भाई
सबसे पहला जो है कि कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल्स है, फिर हाउ मेनी पीपल्स लिटरेट और इलिटरेट, कि पढ़े लिखे लोग कितने हैं और अनपढ़ लोग कितने हैं। इसके अलावा जो जानकारी जुटाई जाती है कि हाउ मेनी मैन एंड हाउ मेनी वुमेन, कि कितने पढ़े लिखे पुरुष हैं और कितने पढ़े लिखे महिलाएं हैं। तो ये सारी चीजें जो है जुटाई जाती है किसके लिए, ताकि हम एक डाटा कलेक्ट कर सकें, है एक जो है कि हमारे जानकारी का संग्रह कर सकते हैं कि किस चीज के लिए, कि जो हमारे पास में रिसोर्स है, अदर रिसोर्स है, अन्य जो साधन है, संसाधन है वो हमारे लिए इनफ है या नहीं है, हमें कितनी फैसिलिटीज को और डेवलप करना है, हमें हमारे रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज में लेना है। इन सब चीजों की जानकारी जुटाने के लिए ही जो है क्या किया जाता है, सेंसस पोल की प्रोसेस को यूज में लिया जाता है। अब देखें, जब हम बात करते हैं सेंसस के बारे में, तो एवरी 10 ईयर कि प्रति 10 साल में जो है हम एक बार क्या करते हैं, जनगणना को उपयोग में लाते हैं, जनगणना की प्रक्रिया को अपनाते हैं। देखिए कि इंडिया की जब हम बात करते हैं, इंडिया की जब हम बात करते हैं इन 1872, देखिए 1872 है, 1872 1872 का ये वो समय आ रहा है जब जो है अंग्रेजों के शासन काल में इन द ब्रिटिश रूल फर्स्ट टाइम पहली बार जो है इंडिया में क्या किया गया, सेंसस की प्रोसेस को जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, जनगणना की जो प्रक्रिया है उसको लागू किया गया। तो देखें कि भारत की जो पहली जनगणना है, भारत की जो पहली जनगणना है वो कब हुई, 1872 में हुई, और इस समय जो है लॉर्ड मेयो जो है, लॉर्ड मेयो जो है इस समय भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड मेयो थे, जिनके शासनकाल में जो है, जिनके जो है रूलिंग टाइम पीरियड में जो है फर्स्ट टाइम इंडिया की जनगणना हुई है, सेंसस ऑफ इंडिया हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखें कि वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंसस की है, व्यवस्थित जनगणना की जब हम बात करते हैं तो ये टाइम ड्यूरेशन था 1881 का, देखें, और रूलर कौन थे, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन है। देखें कि लॉर्ड रिपन महोदय ने जो है बैठे बैठे कोई काम था नहीं, तो लॉर्ड मेयो साहब को कह दिया कि मेयो साहब आपने जनगणना तो करवा दी, आपने सेंसस की प्रोसेस तो इम्प्लीमेंट कर दी, बट वो सिस्टमेटिक नहीं थी, है व्यवस्थित ढंग से नहीं थी, उलट सुलट आपने आंकड़े जमा कर लिए, बेकार काम कर दिया आपने। तो अब मैं फालतू बैठा यही काम करूंगा कि मैं क्या करूंगा, सिस्टमेटिकली जो है पूरी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करूंगा। तो देखें कि भारत की पहली जनगणना है, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया की बात होती है तो 1872 का नाम आता है, लॉर्ड मेयो उस व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, और सिस्टमेटिक सेंसस ऑफ इंडिया का नाम आता है, सिस्टमेटिकली फर्स्ट सिस्टमेटिकली सेंसस ऑफ इंडिया का जब नाम आता है, पहली भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना का जब नाम आता है, तो यहाँ पर कौन सा साल आ जाता है, 1881 का ईयर आ जाता है, 1881 का समय आ जाता है, और लॉर्ड रिपन उस समय जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है सेंसस ऑफ इंडिया का जो वर्क है, सेंसस ऑफ इंडिया की जो प्रोसेस है वो कब इंप्लीमेंट हुई, तो वो इंप्लीमेंट हुई ब्रिटिश रूल के तहत। ठीक है, अब हम बात करते हैं
फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की। तो यहाँ पर नाम आ जाता है 1951 का, 1951 का, कि जब भारत में स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों चीजें। और लेटेस्ट अगर हम बात करते हैं देन 2011 और 2021 का क्यों में है भैया, कतार में है कि जब भारत में फिर से जनगणना होगी। ठीक है, तो देखें एवरी 10 ईयर के टाइम ड्यूरेशन में जो है क्या होता है, जनगणना होती है, लोगों की काउंटिंग होती है, हाउ मेनी पीपल्स आर इंक्रीज और डिक्रीज इन इंडिया, कि भारत में कितने लोगों में वृद्धि हुई है या कमी आई है। इनका काउंट करने के लिए जो प्रोसेस यूज में आ रही है सेंसस की वो एवरी 10 ईयर यूज में आती है। देखिए कि जनगणना जब की जाती है the process of census, then we look at 3 major points। कि जब हम जनगणना करते हैं, जब हम जनगणना की प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है अपनी नजर रखते हैं। अब ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? जब इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात की जाती है, जब इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात की जाती है तो इसमें जो बिंदु सम्मिलित किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं वो होते हैं। तो सबसे पहला आता है साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखिए कि सबसे पहले जो है किसको सम्मिलित किया जाता है, जनसंख्या के आकार यानी साइज, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण यानी आकार एवं वितरण को जो है इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब कहिए देखिए आकार की जब हम बात करते हैं, साइज की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये चीज क्या है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। आज जैसे हम देखते हैं अप्रोक्सीमेटली इंडिया का जो सरफेस है वो कितना है, 32 लाख है। है 32 लाख है। 32 लाख का जो है सरफेस एरिया इंडिया का है। 32 लाख वर्ग किलोमीटर का जो है क्षेत्र भारत का है, जिसमें कितने लोग निवास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 121 करोड़ 121 करोड़ लोग जो है यहाँ पर निवास कर रहे हैं। 121 करोड़ 193,422 persons are resident in India। के भारत में 121 करोड़ 1,93,422 लोग जो है भारत में निवास कर रहे हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग है? ये अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना पार्ट है? 17.3%। 17.3% है, 17.3% है। और यही कारण है कि चाइना के बाद जो है हमारा इंडिया का नंबर आता है। तो अगर हम सेंसस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की बात करते हैं, सेंसस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनगणना के दृष्टिकोण से, पॉपुलेशन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो इंडिया कौन से
पोजीशन पर लीड करता है, सेकंड पोजीशन पर है, दूसरे स्थान पर जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो है भारत दूसरे स्थान पर जो है आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखें कि जिसकी जनसंख्या 32 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर निवास करती है। अब यहाँ पर देखें कि जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, वितरण की बात आती है, तो इंडिया का में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा अनइवनली है, बड़ा असमानांतर है। असमानांतर कैसे है कि कई रीजन ऐसे हैं, इंडिया के कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर डेंसिटी जो है जनघनत्व है वो बहुत ज्यादा है, डेंसिटी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जनघनत्व के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, कि जनघनत्व कहीं तो बहुत ज्यादा है कि 1100 से ऊपर निकल जाता है और कहीं तो बहुत ही कम है। देखिए कि इंडिया में जब पॉपुलेशन की बात आती है तो मोस्टली डेंस जो एरिया है वो है आपका उत्तर का मैदान, नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर का मैदान, जहां पर आपको खूब जनसंख्या मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं कि कम जनसंख्या की बात अगर हम करते हैं तो वो फिर आ जाता है हिमालयन रीजन, हिमालयी क्षेत्र है। तो देखिए कि मोस्ट पॉपुलेटेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया है कि भारत का सबसे सघन बसा हुआ राज्य, तो यहाँ पर नाम आता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का नाम यहाँ पर सबसे पहले लिया जाता है कि जहाँ पर भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कि जहाँ की जो जनसंख्या है और इसका जो परसेंटेज है वो है 16.49%, कि कुल जनसंख्या का 16.49% जो भाग है वो उत्तर प्रदेश में है। और लोवेस्ट अगर हम बात करते हैं, सबसे निम्न स्तर की अगर हम बात करते हैं, सबसे न्यूनतम जनसंख्या की हम बात करते हैं, तो वो इंडिया का स्टेट है सिक्किम, जो कि हिमालय रीजन एरिया में आता है, हिमालय क्षेत्र में आता है, और जहां पर टोटल जनसंख्या का 0.05% जो है रेजिडेंट करता है। देखें कि सबसे ज्यादा बसा हुआ जो क्षेत्र है वो कौन सा है, सबसे ज्यादा बसा जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, वो राज्य कौन सा है, वो सिक्किम है। अब अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, we talk about our state, अगर हम हमारे राज्य की बात करते हैं तो हमारा जो राज्य है वो 8वें नंबर पर लीड करता है। our state राजस्थान is laid on 8th position, 8वें नंबर पर ये आता है, जहां की जो कुल जनसंख्या का 5.67%, 5.67% जो है काउंट करता है। कुल जनसंख्या का 5.67% जो भाग है वो राजस्थान में निवास करता है। और इस हिसाब से राजस्थान की जो जनसंख्या है, जो सेंसस है वो कितनी है पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान है वो कितनी है, तो 6,86,21,012 है कि 6,86,21,012 जो है हमारे राजस्थान की कुल जनसंख्या है। अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, हमारे अगले बिंदु पर हम आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमने देख लिया है कि जो राजस्थान की जनसंख्या है वो कितनी है, के साथ 6,86,21,012 है। ठीक है, जो कुल जनसंख्या का 5.67% है, और इस हिसाब से हमारा राजस्थान 8वें नंबर पर आता है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ की, कि आखिर ये जनसंख्या बढ़ती कैसे है भाई, बढ़ती कैसे है, इसमें वृद्धि कैसे हो जाती है, वृद्धि कैसे हो जाती है। तो नेचुरल सी बात है भैया कि जहां परिवार बसेगा वहां तो जनसंख्या बढ़ेगी, बिल्कुल पूछने वाली चीज ही नहीं है। ठीक है, बाकी तो हम समझदार हैं व्यक्ति। तो देखें पॉपुलेशन ग्रोथ की हम बात करते हैं
जनसंख्या वृद्धि है क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में जब हम बात करते हैं, चेंज इन नंबर ऑफ रेजिडेंट्स, निवासियों की संख्या में परिवर्तन, इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में निवासियों की, अब वो निवासी कहीं का भी हो सकता है भाई, कोई पर्टिकुलर रीजन का हो सकता है, कोई पर्टिकुलर स्टेट का हो सकता है, या पर्टिकुलर नेशन का हो सकता है, कि किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, किसी भी राज्य का हो सकता है, या किसी भी राष्ट्र का वह व्यक्ति हो सकता है। अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल से हम देखते हैं, हम अपने एरिया की बात करते हैं, किशनगढ़ की हम बात करते हैं, किशनगढ़ की हम बात करते हैं, ठीक है। किशनगढ़ में हमने क्या किया कि 2001 में जब पॉपुलेशन को काउंट किया, पॉपुलेशन को काउंट किया, तो यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन थी कि साहब 1000 पॉपुलेशन थी। एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, 1000 की जनसंख्या यहाँ पर थी, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमको फिर फुर्सत मिल गई, 2011 में फुर्सत मिल गई कि चलो हमको काउंटिंग करनी चाहिए है। तो हमने क्या किया, हमने काउंटिंग की, तो जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है वो 1200 हो गई, 1200 की जनसंख्या आ गई है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए क्या हुआ कि चेंज इन नंबर, संख्या में परिवर्तन आ गया है। रेजिडेंट इन पर्टिकुलर एरिया, एक निर्धारित स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक निश्चित समय अवधि के अंदर है। समय अवधि क्या थी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2001 टू 2011, 2001 से 2011 की समय अवधि थी है। पर्टिकुलर एरिया कौन था, ये पर्टिकुलर एरिया किशनगढ़ था है। और चेंज क्या आया, ये पहले 1000 थे, फिर 1200 हो गए है। हाउ मच पीपल आर इंक्रीज और डिक्रीज, कितने व्यक्ति बढ़े या घटे, तो यहाँ पर हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि 200 व्यक्ति बढ़ गए, 200 व्यक्ति बढ़ गए है, मतलब तो ये क्या हुआ, ये फार्मूला हुआ रिलेटिव ग्रोथ का, तुलनात्मक वृद्धि का है। अब इसी को अगर हम परसेंटेज ग्रोथ में देखेंगे है, तो हम बड़ी आसानी से बता देंगे है, बड़ी आसानी से बता देंगे कि 200% अगर मान लो इंक्रीज हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं है, और परसेंटेज हमेशा 100 पर आता है। इसको इसमें भाग दिया नहीं और हमारा परसेंटेज सामने आया नहीं 2%, कि हमारी जो काउंट हुई तो वो, अब देखें कि ये जो रिलेटिव ग्रोथ थी वो कितनी थी, 200 थी है, और परसेंटेज ग्रोथ क्या थी, 2% इन 10 ईयर। हो गया भाई ये चीज हमारे। तो अब हम अपने टॉपिक